नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएड की हो या यूपी पुलिस की हो या यूपी टेट या सीटेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सेट नंबर फर्स्ट है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। यानी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं वे एक से एक क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। बस प्यारे दोस्तों, करना क्या आपको कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे दी गए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही प्रकार से कर सके। और लास्ट में आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि या हर टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं। यानी कि जब हिंदी वर्णमाला की बात हम करते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से जो व्यंजन होते हैं जो उसमें व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है श, श, ह। बी दे रखा है त, थ, द, ध। सी ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ। और डी ऑप्शन है च, छ, ज, झ। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारे क्या है उसमें व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। यानी कि आपको मालूम है कि अगर हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय केवल श्वास का अगर प्रयोग किया जाता है तो उन वर्णों को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, अघोष। ठीक है, प्यारे दोस्तों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। यानी कि इन व्यंजनों को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहा स्वर्थ व्यंजन कहते हैं, बी कह रहा अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, सी कह रहा ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जो य, र, ल, व होते हैं ये इन्हें कौन से व्यंजन कहते हैं दोस्तों, तो इन्हें जो व्यंजन कहते हैं इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। यानी कि ऑप्शन जो बी आपका है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि य, र, ल, व ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन से, यानी कि जिनका उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी, फ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, जिससे आपके फ्रेंड्स भी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी सही प्रकार से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम से है, विराम टॉपिक से है कि विराम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है चलना, बी है ठहरना या रुकना, ऑप्शन सी है बिछड़ना, ऑप्शन डी है स्वर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि विराम का चिन्ह विराम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। आपको बताना है कि निम्न में से क्या अल्प विराम चिन्ह कौन से हैं, क्योंकि अब तक आप क्या है कि कॉमा या ऐसे पूर्ण विराम शब्दों को जानते थे लेकिन इनके चिन्ह को आप पहचान नहीं पाते थे। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि अल्प विराम चिन्ह इसमें से कौन से होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है, आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अल्प विराम का मतलब ये होता है ऑप्शन ए, यानी कि जो कॉमा आपका होता है ये इसे हम अल्प विराम बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर दोस्तों कि सदाचार, यानी कि सदाचार में उपसर्ग है, आपको बताना। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि इस क्वेश्चन के सेट में, प्रैक्टिस सेट में हमने लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन को रखा है। तो यहाँ पर सदाचार में आपको बताना है कि कौन से उपसर्ग यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है सत, बी दे रखा आ, सी करा अ, डी करा अचार। तो आपको बताना है कि सदाचार में कौन सा उपसर्ग है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है
इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सत। यहाँ पर सत आपका ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है सदाचार में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि संकर शब्द का अर्थ आपको बताना है। यानी कि जो संकर शब्द है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे प्रकार से कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि संकर शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है तत्सम शब्द, बी कह रहा है कि तद्भव शब्द है, सी कह रहा है कि विदेशी शब्द है, ऑप्शन डी कह रहा है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं संकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बना शब्द होता है उसे हम कहते हैं संकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर दोस्तों की रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद है कितने होते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला दोस्तों है। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं ये 3 होते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है। यानी कि वर्णों के ऐसे समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों आपको बताना है। तो उन्हें कहा जाता है शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपके वर्ण यहाँ पर दिया हुआ है न है। ठीक है, एक दूसरा वर्ण आपका यहाँ पर है ल है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो बन जाता है नल। ठीक है, तो अब नल का तो कोई शाब्दिक अर्थ होता है ना। ठीक है, तो इससे दो वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित भी अर्थ बनता है उसे हम कहते हैं शब्द, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों यहाँ पर सजावट। सजावट शब्द का जो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 यहाँ पर दोस्तों इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है आवट लगा हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि उपसर्ग में जो होता है कि जो उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगा जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवट। ठीक है, क्योंकि उच्चारण आ रहा है सजावट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है कि उच्चारण शब्द में आपको उपसर्ग बताना है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है दोस्तों आपको बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि उत उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों कि वकील किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी जो है ये किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, दुकान किस भाषा का शब्द है। तो इन सारे शब्दों को आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से जाना है। ठीक है, बस यहाँ पर तो केवल आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वकील किस भाषा का शब्द है यहाँ पर। तो ये है आपके अरबी भाषा के शब्द हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो लिंग से संबंधित पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कवि का जो स्त्रीलिंग, जैसे कवि क्या होता है कि पुरुष लिंग है। ठीक है, तो अब कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो कौन सा है आपको बताना है। और इसी में प्यारे दोस्तों आपको वर्तनी से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है उसे कवियत्री बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अपने आंसर को चेक करेंगे आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पुल्लिंग नहीं पूछा है दोस्तों। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। जहाँ पर नहीं शब्द आता है पहले उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन 15 यहाँ पर दिया गया है, तो बाकी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जो नकल शब्द है यह क्या है, पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 कारक के बारे में है, यानी कि टाइप चेंज है क्वेश्चन का, कारक से क्वेश्चन यहाँ पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि कारक के भेद आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये शायद ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आता होगा। ठीक है, यानी कि कारक के भेद हैं 8। आपने देखा नहीं होगा कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, है ना। आप याद करने के लिए भी बहुत सारी ट्रिक को अपनाया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर 17 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, यानी कि जो नीचे दिया गया है ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे, आप जल्दी से मुझे बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। ऑप्शन डी है यहाँ पे प्राण, यानी कि जो प्राण ऐसा शब्द है जो सदा हमेशा क्या है, इसको बहुवचन में यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 को मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है। आप देखिए यही क्वेश्चन आपकी संज्ञा से लिया गया है। आपको बताना है कि ये मित्रता जो है ना दोस्तों, ये जो मित्रता है ये संज्ञा का कौन सा उदाहरण है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा भाववाचक होती है, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो आपको बताना है कि जो मित्रता है ना ये किस संज्ञा का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर 19 कह रहा है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके संधि से लिया गया है। ठीक है, सदैव में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि है। ठीक है, ये वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है कि मनोहर शब्द में संधि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मनोहर में आपको कौन सी संधि लगी हुई है आपको ये बताना है दोस्तों। तो मनोहर में जो संधि लगी हुई है, ठीक है, वो है आपके विसर्ग संधि है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 पावन, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको बताना है कि कौन से सही होंगे। किस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पाव धन अन्न, यानी कि पावन। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगी है। ठीक है, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, क्वेश्चन कैसा रखा गया था, इजी था या मीडियम था या हार्ड था। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हिंदी की ये जो सीरीज हमने शुरू किया है ये इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, आप जरूर बताएंगे। देखिए जब से जैसे आप बताएंगे उसी हिसाब से वीडियो आपको बनाई जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए समास से रखा गया है दोस्तों। हमारी कोशिश ये थी कि आपको लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको करवाया जा, जिससे आपको ये पता चल सके कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, कुछ अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसको आपने पढ़ा होगा समास में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके द्वंद्व समास होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो द्वंद्व समास होते हैं इनके दोनों पद होते हैं ये आपके प्रधान होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस समास में प्रथम पद जो होता है संख्यावाची होता है तथा अंतिम पद जो होता है संज्ञा होता है, तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा कभी, ठीक है, तो आपने इसका फटाफट आंसर दे दिया होगा। तो ये आपके क्या है द्विगु समास होते हैं। ठीक है, चाहे पंजाब कह लीजिए, ठीक है, सप्ताह कह लीजिए, यानी कि सप्ताह मतलब 7 दिन हो गया, पंजाब मतलब 5। तो ये सब सारे इस टाइप से जो भी आपके समास होंगे तो ये द्विगु समास कहलाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। 24 क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द में आपको समास बताना है कि प्रतिदिन में कौन से समास का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये प्रतिदिन में जो समास का यूज हुआ है ये अव्ययी भाव हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्यारे दोस्तों कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी। तो इस वाक्य की आपको पहचान करना है, आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन रखा गया है ये काल से रखा गया है। ठीक है ना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो इस आपको बताना है इसमें कौन सा काल का यूज हुआ है। तो चलिए देखते हैं सीधे आंसर को। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। एक दिन आपको ये पूरे काल की एक वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको अनेकार्थी शब्द से है कि जो अनेकार्थी शब्द है जो नाग है का आपको निम्नलिखित में से एक अर्थ आपको बताना है कि यानी कि जो नाग है ना इसका आपको क्या है, इनमें से कौन सा अर्थ होगा आपको बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हाथी। ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन यहाँ पर है कि जंगम का विलोम शब्द है, यानी कि जंगम का विलोम शब्द आपको बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके विलोम शब्द से रखा गया है। ठीक है। तो जंगम का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा स्थावर। ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को वो तो तुरंत ही कर लिए होंगे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर है कि सौम्य शब्द का विलोम है, यानी कि सौम्य शब्द का जो विलोम है आपको बताना है दोस्तों। तो सौम्य शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। ठीक है। उग्र हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 3 शब्द ऐसे होंगे जो मछली का पर्यायवाची होगा, एक शब्द जो है मछली का पर्यायवाची नहीं होगा, आपको वही शब्द बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन डी जलोदरी, यानी कि बाकी जो 3 शब्द हैं उसका अर्थ होता है मछली। ठीक है। आज जलोदरी जो आपके उससे अलग है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी कोशिश ये थी कि आपके हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन करवाया जाए, यानी कि जो क्वेश्चन है तो टॉप 30 के होंगे, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हर टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया था। फिर भी कुछ एक दो टॉपिक आपके छूट गए थे, जैसे वर्तनी से छूट गया था दोस्तों, आपके मुहावरे से छूट गया था। ठीक है। तो आगे कोशिश यही करूँगा कि अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सारे टॉपिक को रखूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम इस टाइप की वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या इस टाइप से कोई वीडियो और लानी चाहिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करेंगे। ठीक है। और हमारे चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी तरह से। ठीक है। ओके, गुड बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है।